अभी ऑन हुए ना? यस सर। ओके ओके। सो इन केस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने सीरियल प्रोसेसिंग में डिस्कस किया था कि ऐसा एक रूम के साइज का कंप्यूटर होता था जिसमें ऑपरेटर बैठता था, यूजर आता था, अपनी क्या करता था, जॉब आकर के इनको सबमिट करता था। यूजर का काम, ऑपरेटर का काम क्या होता था, उस जॉब को लाएगा यहाँ पर, उसके करस्पॉन्डिंग एनवायरनमेंट प्रिपेयर करेगा, उसको एग्जीक्यूट कराएगा, एग्जीक्यूट कराने के बाद रिजल्ट वापस यूजर को ट्रांसफर करेगा। यही काम होता था सीरियल प्रोसेसिंग में, है ना? अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये देखो, आई डोंट नो कि मैंने लास्ट टाइम पे ये आपसे डिस्कस किया था नहीं किया था। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वही मेरे पास सेम रूम है, मेरे पास 1 2 3 4 यूजर आए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 यूजर्स आए, ठीक है। यूजर 1 की जो रिक्वायरमेंट है उसको सी का प्रोग्राम चाहिए, मतलब वो यूजर 1 सी का प्रोग्राम लेके आया, यानी अगर सी का प्रोग्राम लेके आया है तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा होगा, टर्बो सी कंपाइलर जब पड़ेगा तब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, isn't it? नाउ यूजर 2 की जो रिक्वायरमेंट है उसको जावा चाहिए, ठीक है। जावा चाहिए मतलब जो उसका जो जो प्रोग्राम है वो जावा का प्रोग्राम है, यानी यूजर 2 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो जावा कंपाइलर के कंपैटिबल होना चाहिए। क्लियर? अगेन यूजर 3, इसकी रिक्वायरमेंट है अगेन फिर से सी की, यूजर 4 की रिक्वायरमेंट फिर से है जावा की। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? मैंने एक जस्ट केवल एग्जांपल लिया है, रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आपको समझाने की अच्छी कोशिश कर सके। नाउ अगर ये मेरा बैच प्रोसेसिंग ना होता, अगर ये मेरा बैच ना होता, पहला वाला केस होता सीरियल प्रोसेसिंग, तो क्या होता? यूजर 1 आया था, उसके पास क्या था, सी का प्रोग्राम, वो उसने ऑपरेटर को दिया। अब ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पर सी का इन्वायरमेंट प्रिपेयर करेगा। सी का इन्वायरमेंट का मतलब टर्बो सी का कंपाइलर डाला या जीसीसी कंपाइलर डाला, ठीक है। उस कंपाइलर को लोड करने में, फिर प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करा के रिजल्ट देने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, जिसको हम लोग टर्न अराउंड टाइम बोलते थे, लास्ट क्लास में बताया था हमने, ठीक। तो उस पूरे प्रोसेस में सपोज एक्स टाइम लगा। नाउ इसके बाद यूजर 2 आया। अब यूजर 2 की रिक्वायरमेंट क्या है, जावा। अब भाई ये आपको पता है कि यहाँ पर मेमोरी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। अब मेमोरी की शॉर्टेज की वजह से है क्या, अब होगा क्या, यहाँ पर जो सी का कंपाइलर पहले से पड़ा था उसको अनलोड करेगा, वहां से हटाएगा इसको, फिर जावा का कंपाइलर यहाँ पर डालेगा। जब जावा का एनवायरनमेंट यहाँ पर सेटअप तैयार हो जाएगा, फिर यूजर 2 का जो प्रोग्राम होगा उसको यहाँ पर लेकर आएगा, एग्जीक्यूट कराएगा, फिर रिजल्ट वापस देगा 2 को। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जो यूजर आया उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग माहौल पूरा बनाया गया, फिर उसके जॉब को या उसके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया गया, एग्जीक्यूट कराने के बाद उसको रिजल्ट दे दिया गया। मैं ये एग्जांपल किसका दे रहा हूं, सीरियल का, यानी जिसमें 1 बाय 1 एक एक करके एग्जीक्यूट होते थे, है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो यूजर 3 आया, इसकी रिक्वायरमेंट भी क्या थी, सी थी। अब यहां पर तो पड़ा जावा है, अब क्या होगा, एज पर कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम, यहां से जावा का एनवायरनमेंट को हटाया जाएगा, फिर सी के कंपैटिबल एनवायरनमेंट को यहां पर लोड किया जाएगा, फिर सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया जाएगा। लेकिन देखो अगर यहां पर ऑपरेटर ने थोड़ा सा ये दिमाग लगाया होता, अगर वो पहले से ये सॉर्ट कर लेता कि जो मेरे पास 4 जॉब्स एग्जीक्यूट होने के लिए आई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी जॉब है जिनकी रिक्वायरमेंट सेम टाइप की है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, कहना क्या चाह रहा हूं मैं? क्लास? यस सर। हाँ, यस यस। तो यहां पर ऑपरेटर को करना क्या था, फिर इतना दिन ये सॉर्ट करना था कि वो सारे जॉब्स फाइंड आउट कर ले जिनकी रिक्वायरमेंट सेम टाइप की है। जैसे कि देखो यूजर नंबर 1 और यूजर नंबर 3 की रिक्वायरमेंट सेम टाइप की है, इसको भी सी चाहिए था, इसको भी सी चाहिए था, है ना। तो एक बार जब सी का कंपाइलर यहां पर लोड हो गया था, तो 1 और 3 को अगर एक साथ एग्जीक्यूट कर लेता, मतलब पहले 1 होगा, अभी भी एक एक करके एग्जीक्यूट, लेकिन पहले 1 कर लेता, फिर 2 के बजाय 3 को कर लेता, तो उससे होता क्या, 3 को जो कंपाइलर को जावा को हटाने में, फिर कंपाइलर सी का कंपाइलर डालने में जितना एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा था, उस वेटिंग टाइम से सी बच जाता है ना।
तो यही कॉन्सेप्ट हमारा आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, हम बैचेज बनाते हैं, और बैचेज बनाते हैं किनके, उन टाइप की रिक्वायरमेंट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर टाइप की होती है। टू फॉर्म द बैचेज ऑफ द जॉब्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इससे होगा क्या, जो सिमिलर टाइप की जॉब्स हैं वो सारी की सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। भाई देखो, अगर ये मेरा सीरियल प्रोसेसिंग होता तो मुझे कितनी बार 1 2 3 4 4 जॉब थी, 4 बार इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ रहा था यहाँ पर। अब अगर मैं बैच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लूं तो देखो 1 और 3 की रिक्वायरमेंट सेम टाइप की है, 2 और 4 की रिक्वायरमेंट सेम टाइप की है, तो मुझे सिर्फ क्या करना, 2 बार इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या होगा, एटलीस्ट 2 बार के इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करने का जो टाइम था उससे मैं बच जाऊंगा। तो ये टाइम मेरा कहीं ना कहीं सेव तो करेगा मुझे, तो ये मेरी इफिशियंसी को इंप्रूव कराएगा, है ना। तो अब आ जाते हैं अपने हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लॉजिक में इसके किसी को कोई प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं फिर से कोई और अच्छा एग्जांपल लेने की कोशिश करूं। क्लास लॉजिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं जावा और सी का, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 1965 मतलब 50 to 65 के जमाने का है ना। तो अब ये मत लेना, जब बुक में पढ़ोगे तो इन जो लैंग्वेज के हमने नाम यूज किए ये एग्जाम्पल वहां पर नहीं मिलेगा। तो मतलब इस एग्जाम्पल से मतलब उसको डिक्टो रिलेट मत करने लगना, क्योंकि हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए सी और जावा का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि सी और जावा तो उसमें थी ही नहीं ना 50 के जमाने में, है ना। या अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोबोल या फोर्ट्रैन, मतलब जो भी उस टाइम की लैंग्वेज थी उस टाइम की, उनका भी एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो। I've taken example of Java and C only for your simplicity purpose, nothing else. ठीक है। Idea is हमारी जो similar type की requirements हैं that will be executed in a sequence. After that, a different requirement with different kinds of processes will be executed. Okay. Now comes to the batch operating system. As you can see in the slides, the user of a batch operating system do not interact with the computer. इस लाइन का सिंपल अगेन मतलब वही है कि भाई आपका जो कंप्यूटर रखा हुआ था, यहाँ पर ऑपरेटर है, यूजर जिसको अपनी जॉब एग्जीक्यूट करानी होती थी वो किससे कॉन्टेक्ट करता था, ऑपरेटर से करता था ना, उसका इस सिस्टम से कोई इंटरेक्शन तो होता नहीं है। तो यहाँ पर यूजर का सिस्टम से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था, जैसे कि सीरियल प्रोसेसिंग में भी था, यूजर का सिस्टम से कोई इंटरेक्शन नहीं था। सेम इन द बैच प्रोसेसिंग, देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ द यूजर फ्रॉम द सिस्टम, और वी कैन से फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ईच यूजर प्रिपेयर्स हिज जॉब on offline devices like punch cards. Punch cards and tape readers are the input and output devices, and from at these times 1950s, उस समय हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे, तो उन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही यही हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी। इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू जो मेरा यूजर्स होता था अपनी जॉब को प्रिपेयर करता था। जॉब क्या है, जॉब एक प्रोग्राम है, जैसे आप जिसको प्रोग्राम बोलते हो उस टाइम पे हम जॉब बोलते थे, है ना। तो यूजर अपना प्रोग्राम या जॉब को प्रिपेयर करता था विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सबमिट्स इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। अपनी जॉब को प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद ला करके कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर दिया। नाउ यहां से रोल स्टार्ट होता था कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा भाई, अगर सिंगल सिंगल करेगा तो ठीक है, घंटों सालों जितने भी टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर इस प्रोसेसिंग के थोड़ा सा स्पीड अप करना है, टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, jobs with similar needs are batched together and runs as a group. जिन जॉब्स की रिक्वायरमेंट सिमिलर टाइप की है उनका एक बैच बनाया और उनको एक साथ रन करा दिया। बाकी का सारा वर्किंग वही है। प्रोग्रामर क्या करेगा, लीव देयर प्रोग्राम विद द ऑपरेटर एंड द ऑपरेटर्स देन सॉर्ट्स द प्रोग्राम विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इनटू बैचेज। और इसके बाद बैचेज में बनाने के बाद प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा उस एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम को यूजर्स को रिटर्न बैक कर देगा। इतना काम होता था बैच में। These are the few basic problems
लाइक फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब। भाई एक बार यूजर ने जॉब को सबमिट कर दिया, इसके बाद उसका काम खत्म हो जाता था, फिर काम स्टार्ट होता था किसका? ऑपरेटर का, जिसका सिस्टम से इंटरेक्शन रहता था। एंड सेकेंड थिंग, सीपीयू आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल रहता था। व्हाई आइडियल? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सीरियल प्रोसेसिंग, बिकॉज जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइसेस हैं, इनकी स्पीड जो आपका सीपीयू है उसकी स्पीड के कंपैरिजन में काफी स्लो होगा। तो अगर आपने मान लो a इज इक्वल टू 5 इंटर किया और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑपरेशन है और यहाँ पर ये है b इज इक्वल टू a प्लस 10, है ना? तो सीपीयू तो रीड करता हुआ जल्दी से यहाँ पर आ जाएगा। भाई सीपीयू क्या करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। a इज इक्वल टू 5 क्या? ये आईओ ऑपरेशन है ना? a इज इक्वल टू 5 क्या है? आपने जो है एक वेरिएबल कोई a लिया है जिसमें 5 को असाइन कर रहे हो, ये तो आपका जो है आईओ ऑपरेशन होगा। तो आईओ ऑपरेशंस में जो टाइम लगता है उस मतलब आईओ डिवाइसेस जो होती हैं उनकी आईओ डिवाइसेस क्या? मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, इनकी स्पीड और सीपीयू जो क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की स्पीड आईओ डिवाइसेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो होगा क्या? सीपीयू आकर के आपका यहाँ पर वेट करता रहेगा और ये तब तक वेट करेगा जब तक a इज इक्वल टू 5 की वैल्यू वो रीड नहीं कर लेगा, है ना? जब a इक्वल टू 5 की वैल्यू रीड कर लेगा तब क्या होगा? 5 प्लस 10 b इक्वल टू 15 होगा। तो basically the speed unsynchronization between the electrical devices and the mechanical devices, because of that CPU remains most of the time ideal. And हमारी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी 5 यूनिट्स हैं उनका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के में जो सीपीयू है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज इन द सेंस, ideally we will say to achieve the utilization of the CPU up to 100%, but as you all know कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है ना? तो 100% तो हमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन we will never achieve, but we will try to achieve up to 100%. So in case of batch operating system, since CPU remains ideal most of the time, so there comes another era where we can increase some sort of utilization of CPU better than the batch operating system. So class, any doubts related to batch operating systems? दो चीजें हमेशा याद रखनी है बैच में। एक तो ये जो हमारी जॉब्स एग्जीक्यूट होंगी वो बैचेज के फॉर्म में होंगी। जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी वो क्या थी? पंच कार्ड्स थे, टेप ड्राइव्स थे, है ना? और यूजर का सिस्टम से कोई इंटरेक्शन नहीं होता था और सीपीयू मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल रहेगा। ये चार चीजें हमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी कभी लिखने को आएगा तो ये चार कीवर्ड्स उसमें जरूर मेंशन होने चाहिए। क्लास, एनी पॉइंट्स? I hope all are listening. अगर इस तरीके से इतनी बोरिंग क्लास रहेगी फिर मुझे मजबूरी में तो आप लोगों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा। आवाज तो मेरी आ रही है ना? यस सर। एनी डाउट्स? नो। किसी को कोई डाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में? Okay, so let's come to the next era. That one is multi-programming system. So before starting the multi-programming system, let me tell you one very basic thing. एक चीज तो ये समझ में आ गई सीरियल प्रोसेसिंग को पढ़ने के बाद और बैच प्रोसेसिंग को पढ़ने के बाद कि एक सिंगल प्रोसेस कभी भी सीपीयू को बिजी नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो
आई एम वर्किंग एज ए सीपीयू, आप मुझे सीपीयू समझ लो, एंड यू ऑल स्टूडेंट्स आर एज ए प्रोसेस, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक सिंगल स्टूडेंट मुझे हमेशा बिजी रखे, बिजी कम इन द सेंस वो हमेशा मुझसे क्वेश्चंस करता रहे, क्रॉस क्वेश्चंस, मैं उसकी क्वेरीज को सॉल्व करता रहूं, इज इट पॉसिबल? अगर No, क्लास sir. अगर Yes, sir. अगर क्लास में एक सिंगल स्टूडेंट है, मान लो बाकी क्लास ने मास बंक कर दिया, एक सिंगल स्टूडेंट मुझे मेरी पकड़ में आ गया और मैं उसको बैठे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो पूरी वो सिंगल स्टूडेंट्स मेरे को पूरे टाइम बिजी रख पाए? बिजी इन द सेंस मैं वो मुझसे लगातार क्वेश्चंस करता रहे, मैं उसको आंसर करता रहूं? आई थिंक नॉट पॉसिबल, है ना? Yes, sir. सो इन द सेम वे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सीपीयू है, भाई सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है ना? तो अगर एक सिंगल प्रोसेस हुआ या एक सिंगल यूजर हुआ जिसके पास एक सिंगल प्रोसेस है, तो क्या एक सिंगल प्रोसेस सीपीयू को हमेशा बिजी रख सकता है? नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा भाई, बस मान लो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है भाई, जितनी देर अर्थमेटिक या एएलयू के ऑपरेशन जितनी देर परफॉर्म होंगे उतनी देर सीपीयू बिजी रहेगा। जैसे ही कोई आईओ ऑपरेशन आएगा, सीपीयू आपका आइडियल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे ही कोई आईओ ऑपरेशन आया, सीपीयू आपका तुरंत आइडियल हो जाएगा। तो उस टाइम सीपीयू अब क्या करेगा? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन अगेन हम आ जाते हैं अपने लाइव एग्जांपल पे कि भाई अगर मेरे पास मान लो 29 की स्ट्रेंथ है और 29 स्ट्रेंथ पूरे लड़के क्लास में है, तो एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जब तक मैं उसकी क्वेरी का आंसर कर रहा था, जैसे ही मैं क्वेरी खत्म करता तब तक किसी दूसरे लड़के ने मुझसे क्वेरी कर ली, सर इसका आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, उसका मैं क्वेरी करता रहा, जब तक उसके क्वेरी करके आंसर देता कोई नेक्स्ट आ गया, सो दैट विद द हेल्प ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं मैक्सिमम टाइम तक क्वेरी को आंसर ही करता रहा, है ना? मतलब या ये कह लो इंटेंशनली आप लोगों ने मुझे फ्री रहने का टाइम ही नहीं दिया। अच्छा, अब अगर हम इसको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करें, तो अगर सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेस है, तो अगर मोर देन वन प्रोसेस है तो एक प्रोसेस अगर अपना एएलयू का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, तो सीपीयू उसमें बिजी हो गया। अच्छा, जैसे ही उसका एएलयू वाला ऑपरेशन खत्म होगा, सीपीयू होगा आइडियल। जैसे ही वो आइडियल हुआ, दूसरा प्रोसेस आ गया, उसने बोला कि भाई मुझे अपना जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सीपीयू ने क्या किया? उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। यानी एक प्रोसेस ने जैसे अपना आईओ स्टार्ट किया, दूसरे ने अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, दूसरे ने जैसे अपना आयु स्टार्ट किया, तीसरे ने स्टार्ट कर दिया, एंड सो ऑन। यानी with the help of multiple processes we can keep the CPU busy at all times. In real life it is not possible, but we will try to busy the CPU up to their maximum limit. So हमारा जो कंस्ट्रेंट्स आया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि सीपीयू मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल रह रहा था, उस कंस्ट्रेंट्स को हम कुछ हद तक यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, या वी कैन से कि हम यूटिलाइजेशन को कुछ हद तक यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। रोल नंबर 130 विकास सिंह कौन है यहाँ पर इस समय? रोल नंबर 130 विकास सिंह। विकास सिंह, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन विथ यू। विकास सिंह, स्टूडेंट्स मैं आपको आज एक बार फिर से और आखिरी बार बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं बताऊंगा कि अटेंडेंस किस टाइम पर आपको चैट बॉक्स में राइट करना है, लिखना है, इंक्रीज करनी है, उसी टाइम की अटेंडेंस मैं केवल काउंट करूंगा। सो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करने की चाहिए ना। एक बार मैं ये चीज को एक बार ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि आप आए क्लास में और चैट बॉक्स में बस अपना नाम लिख के चले गए। मैं फिर पहले बता रहा हूँ, जिसको सिर्फ अटेंडेंस के लिए आना है तो वो मुझे बाद में कांटेक्ट कर लेगा अटेंडेंस के लिए। हालांकि अटेंडेंस मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती है। क्लास में रहो तो इंटरेक्टिव क्लास बना के रहो, इंटरेस्टेड नहीं है तो क्लास छोड़ के चले जाओ, बट ये अटेंडेंस जब हम बताएंगे कि अटेंडेंस किस टाइम पे आपको डालनी है, तो अटेंडेंस उसी टाइम पे और उसी टाइम की काउंट भी की जाएगी, उसके पहले या बाद की काउंट भी नहीं की जाएगी, है ना?
ओके, सो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये हो गया कि हमारे पास सेट ऑफ जॉब्स हैं जो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं आपको। मान लो ये एक जॉब है 1, ये एक जॉब है 2 और ये एक जॉब है 3। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है, अच्छा ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं सिंगल प्रोसेसर के लिए। तो कोई यहाँ पर ये दिमाग मत लगाना कि सर अगर मोर देन वन प्रोसेसर हुए तब तो ये लॉजिक फेल हो जाएंगे। हमारे ये ऑपरेटिंग जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे सिंगल प्रोसेसर्स के लिए हैं। ठीक है ना। तो अब चूंकि मेरे पास एक सिंगल प्रोसेसर है और ये 3 प्रोसेस हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो एज पर एज मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंसर्न क्या होगा, मान लो इनमें से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा। नाउ अगेन द क्वेश्चन विल बी, इनमें से किसको मिलेगा। आप लोगों की ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब अभी हुई कि नहीं हुई है को? ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई लैब अभी तक हुई है कि नहीं हुई है? सर एक हुई थी, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। अच्छा, शेड्यूलिंग के बारे में कुछ बताया गया? नहीं बताया गया, चलो कोई बात नो नहीं। सर अभी तो नहीं। ओके ओके, तो इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ लो पहले। मान लो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक, और ये प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेमोरी आपकी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी का साइज तो बहुत ज्यादा होता है, सब लोग जानते हो, है ना। तो ये मान लो आपके प्रोसेसेस पड़े हुए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। अब प्राइमरी मेमोरी का साइज तो बहुत लिमिटेड होता है ना। जैसे देखो हमने एग्जांपल भी लिया है 512 एमबी का। ये जो एग्जांपल लिया है, जो मेरी मेमोरी है 512 की है। अब मान लो यहाँ कहीं आपका ओएस पड़ा हुआ है, ठीक। अब इनमें से भाई यहाँ पर जो प्रोसेस पड़े एग्जीक्यूट सब होना चाहते हैं। अब इनमें से हम किसको सेलेक्ट करके मेमोरी में लेके आए, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन हुआ ना। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम कोई भी किसी भी रैंडम प्रोसेस को उठाएंगे लेके चले आएंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी में पड़े हैं, सेकेंडरी मेमोरी का साइज तो बहुत ज्यादा होता है, जीबीज अब तो टीबीज में भी आने लगा है ना। तो अब यहाँ से कौन से सिलेक्टेड प्रोसेस को उठा करके हम मेन मेमोरी में लेके आए। नाउ दिस डिसीजन इज टेकन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड द जॉब शेड्यूलिंग। पॉइंट्स याद रखना, ये पॉइंट आपको जो है ऐसे जल्दी बुक में नहीं मिलेंगे। Operating system will decide which processes should need to bring from backup to the main memory and this decision is called the job scheduling। अच्छा ठीक है, अब job scheduling इस decision को बोल दिया। अब ये करता कौन है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है job scheduler। job scheduler प्रोसेस को बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग, और जो ये काम परफॉर्म करता है, जिस टास्क को परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं जॉब शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। हमने एलटीएस लिख दिया है, इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बोलते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की हेल्प से यहां से सिलेक्टेड प्रोसेस निकल करके भाई यहां पर आ गए मेमोरी में। अब मेमोरी में आने के बाद अब हमें कौन से प्रोसेस को यहाँ पर रखना है। जैसे मान लो एक प्रोसेस कोई आया 1, एक आया 2, एक आया 3 और एक आया 4। यहाँ पर 1 2 3 4 कहीं पड़े होंगे, उनमें से जो है जॉब शेड्यूलर ने सेलेक्ट किया और उन सेलेक्ट को करने के बाद यहाँ पर उन प्रोसेसेस को लेके यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब ये जो सेलेक्ट करता है ना, सेलेक्ट करने का भी कोई प्रोविजन होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली उठा लिया ये मेरा दोस्त है आओ तुम चले आओ, ये तुम मेरे दोस्त हो तुम चले आओ, ऐसा नहीं होता है। सेलेक्ट करने के जो प्रोविजन है वो उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। और 4 एल्गोरिथम्स आपको अपने सिलेबस में पढ़नी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी FCFS, फिर SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट टाइम, जिसका
एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम होता है उसको लेते हैं, फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो वो, और फिर राउंड रॉबिन होता है। राउंड रॉबिन में एक टाइम क्वांटम के हिसाब से जैसे टाइम क्वांटम आएगा प्रोसेस अंदर आ जाएगा, जैसे टाइम क्वांटम एक्सपायर करेगा वो वापस बैकअप में चला जाएगा। इन पॉइंट्स को हम लोग यूनिट 3 जब शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि जो भी ये प्रोविजन है, इस प्रोविजन के बेसिस पे वो जॉब शेड्यूलर ने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद इनको मेमोरी में लेके आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो, अब ये मेरी मेमोरी में 4 प्रोसेस आ गए, 1 2 3 4। जैसे मैं इसको इसी से इधर रिलेट कर लूं, ये मेरी मेमोरी है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4। टोटल मेमोरी में 4 प्रोसेस आ गए। बैकअप में तो लाखों पड़े हुए थे, वहां से हमने 4 ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया 4 प्रोसेस को निकाला और वो 4 प्रोसेस मेरे यहाँ पर आ गए। नाउ अभी भी आपके पास सीपीयू तो भैया एक सिंगल ही है ना। अब इन चारों में से सीपीयू किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, किसको मिलेगा? अगेन this decision is taken by the operating system and this is called CPU scheduling. क्लियर? यहां पर बैकअप से जब मेन में लेके आए थे तो दिस इज कॉल्ड द जॉब शेड्यूलिंग। अब मेन में नंबर ऑफ जॉब्स पड़ी हुई हैं, उनमें से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू को अलोकेट करना है, ये डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा और डिसीजन लेने के बाद इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग। अच्छा, अब इस प्रोसेस को परफॉर्म कौन करेगा? अगेन इसके लिए सीपीयू शेड्यूलर। जैसे यहां पर जॉब शेड्यूलर था वैसे यहां पर क्या होगा? सीपीयू शेड्यूलर, या इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जैसे ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था, दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहां तक क्लियर है क्लास? Yes, sir. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, सपोज प्रोसेस 1 को सीपीयू मिल गया, जरूरी नहीं 1 को मिले, किसी को भी मिल सकता है, हमने जस्ट पर एक एजम्पशन ले लिया कि प्रोसेस 1 को सीपीयू मिल गया। नाउ अब देखो इसके आगे की कहानी क्या होगी। अब ये सब मैं हटा दूं, इसमें किसी को समझने की जरूरत है नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, सब बातें देख लेना है ना, मैं ये हटा दे रहा हूं। ओके तो इस वाले प्रोसेस को सीपीयू मिला। अब देखो जैसे इसको सीपीयू मिलेगा, ये मान लो मेरा 1 था, मैं कहां लिखूं, इधर लिखता हूं, चलो ये मेरा 1 था, ठीक है। प्रोसेस 1 को सीपीयू मिला, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे लिखने की आदत है तो उतना अच्छा वो नहीं बन पाता इंप्रेशन, ठीक है। ये मेरा प्रोसेस 1 था, इसको सीपीयू मिला और ये इसका 1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब मान लो यहां तक एग्जीक्यूट हुआ, यानी T1 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ। T1 टाइम तक एग्जीक्यूट, थोड़ा ध्यान से देखना चीज को, T1 टाइम तक एग्जीक्यूट होने के बाद 1 को एक आईओ रिक्वायरमेंट पड़ गई, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई जो उस समय अवेलेबल नहीं थी, या फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 को प्रिंटर की रिक्वायरमेंट पड़ गई और प्रिंटर उस समय अवेलेबल नहीं था, तो क्या इसका एग्जीक्यूशन फर्दर आगे कंटिन्यू होगा क्लास? नहीं होगा। No, sir. ये एग्जीक्यूशन तब तक कंटिन्यू नहीं होगा जब तक उसको जो रिसोर्स चाहिए थे जब तक वो मिल नहीं जाएगी, है ना। अच्छा, अब जैसे इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं होगा, सीपीयू क्या होगा? सीपीयू तो आइडियल हो जाएगा, अब तो सीपीयू का कोई काम बचा नहीं, है ना। अब जैसे ही सीपीयू आइडियल हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सीपीयू जैसे ही आइडियल हुआ ये स्विच होकर के दूसरे प्रोसेस पे आ जाएगा, प्रोसेस 2 पे। अब प्रोसेस 2 का एग्जीक्यूशन यहां से कंटिन्यू हो जाएगा। भाई यहां हमने डैश डैश इसलिए बना दिया है क्योंकि इस टाइम तक तो सीपीयू क्या कर रहा था? 1 को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। जहां पर ये खत्म हुआ उसमें ये डायगोनल रहेगा क्योंकि बीच में स्विचिंग में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो यहां से क्या किया? 2 का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू किया, ठीक है। नाउ सपोज, यानी कि इस वाले पे आ गया। नाउ सपोज आफ्टर एग्जीक्यूटिंग T2 टाइम अगेन प्रोसेस 2 को किसी आईओ की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो ये क्या करेगा? फिर से सीपीयू मेरा आइडियल हो जाएगा,
जैसे सीपीयू आइडियल होगा ये क्या करेगा, इसको छोड़ करके किसी तीसरे प्रोसेस चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि T2 के बाद वो T1 पर भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हम कौन सी एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं, है ना। तो मान लो T3 पे चला गया, अब जब T3 पे जाएगा तो क्या करेगा, अब ये T3 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया सर। तो हो क्या रहा है, बेसिकली हमारा जो मेन कंसर्न है आपको बताने का कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ प्रोसेस रिक्वायर्स एनी आईओ डिवाइसेस देन सीपीयू बिकम्स आइडियल इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एज द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर आईओ डिवाइसेस CPU switches to another process and starts their execution and so on। एक प्रोसेस का एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको जैसे ही कोई आईओ रिक्वायरमेंट पड़ी, यहाँ पर वेट करने के बजाय वो नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव कर जाएगा और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही इसका कुछ कोई रिक्वायरमेंट आएगी, इसको छोड़ करके नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव कर जाएगा एंड सो ऑन। ये स्विचिंग ऐसे चलती रहेगी सारे प्रोसेसेस में। अगर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है तो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग चलती रहेगी। और ये भी हो सकता है कि मतलब चौथे प्रोसेस में जब स्टार्ट किया, चौथे प्रोसेस में जहां से स्विच करने का टाइम आया, तब तक हो सकता था 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हो, तो ये 1 पे भी मूव कर सकता है वापस। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ओके, यार तुम लोग ये अटेंडेंस के लिए मान क्यों नहीं रहे हो भाई। 123 उत्कर्ष गुप्ता, नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। एक बार जो रूल बना दिया जाता है वो सबके लिए ही होता है, इतना ध्यान रखो, है ना। मतलब इन शॉर्टकट, मतलब मुझे मजबूर मत करो कोई एक्शन लेने के लिए, बस क्लासेस अच्छे से चलनी चाहिए, क्लासेस चलने दो बस, बाकी खुद समझदार हो तुम लोग। ओके, सो यहाँ पर जो सीपीयू मेरा एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे पे जा रहा है, फिर दूसरे छोड़ तीसरे पे जा रहा है, इसको एक वर्ड इसमें बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूनिट 3 तक लगातार यूज होता रहेगा। यूनिट 3 का पूरे 5 यूनिट में यूज होता रहेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और इसकी डेफिनेशन होगी, बेसिकली डेफिनेशन सुनो ध्यान से क्या है इसकी। द मूवमेंट ऑफ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी शॉर्टकट की बता रहा हूं। ये डेफिनेशन जनरली जितने यूपीटी वाली बुक्स होती हैं उनमें लिखी मिलेगी, बट इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं जब यूनिट 2 पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, और उसको बताएंगे तो फिर ये टॉपिक मेरा यहीं पे होल्ड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये जान लो, द मूवमेंट ऑफ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बट ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, इसमें ये केवल 30% डेफिनेशन है, इसका 70% अभी बाकी है। क्लास मीटिंग को फिर से रिज्वाइन कर लेना, मीटिंग खत्म हो रही है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ विकास बोलो। बुला रहे थे 130 विकास सिंह।